बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं हरप्रीत कौर और पेश अभी तक की 10 बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने झारसुगुड़ा के एमलीपाली ग्राउंड में नमो युवा समागम को संबोधित किया और सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल की स्वदेशी 4G प्रणाली की शुरुआत की। इसकी शुरुआत के साथ ही भारत दूरसंचार उपकरण बनाने वाले डेनमार्क, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, चीन जैसे प्रमुख देशों में शामिल हो जाएगा। देश भर में बीएसएनएल उपभोक्ता को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा मिलने लगेगी। साथ ही इस दौरान पीएम मोदी अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। फिर 1700 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई। 24 सितंबर को हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और 90 लोग घायल हुए। वांगचुक पर प्रदर्शनकारियों को उकसाने का आरोप है। उनकी गिरफ्तारी के बाद लेह में एहतियातन मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। उन्हें राजस्थान की जोधपुर जेल भेजा गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वांगचुक को लेह हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमणी को शुक्रवार को दोबारा अगले 2 वर्षों के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल एजी के रूप में नियुक्त किया गया है। नई नियुक्ति 1 अक्टूबर से प्रभाव में होगी। उनका मौजूदा 3 वर्षीय कार्यकाल 30 सितंबर को पूरा हो रहा है। वेंकट रमणी ने 30 सितंबर 2022 को वरिष्ठ न्यायविद के वेणुगोपाल का स्थान लिया था और अगले ही दिन औपचारिक रूप से पदभार संभाला था। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड अब सीपीएन माओवादी सेंटर के अध्यक्ष नहीं रहे। पार्टी के एक नेता ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि माओवादी पार्टी ने अपनी केंद्रीय समिति को भंग कर दिया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब युवाओं के नेतृत्व वाले जेनजी समूह द्वारा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्रतिबंध को लेकर हिंसक प्रदर्शन किए गए और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई। केंद्रीय समिति की बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया, जेनजी आंदोलन की भावना का सम्मान करते हुए पार्टी का शुद्धिकरण और पुनर्गठन किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में मेजबानी की। उन्होंने कहा कि दुनिया इस समय अशांत है, कई देश युद्ध में उलझे हुए हैं। ऐसे में ब्रिक्स को शांति निर्माण, संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने के लिए मजबूती से काम करना होगा। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बढ़ते संरक्षणवाद, टैरिफ अस्थिरता और गैर टैरिफ बाधाओं के कारण व्यापार पर पड़ रहे असर पर भी बात की। यूएनएससी ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर प्रतिबंधों को दोबारा लागू करने में देरी करने से रूस और चीन की आखिरी कोशिश को भी शुक्रवार को खारिज कर दिया। यूएनएससी के इस फैसले के बाद ईरान पर आज से प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। दरअसल चीन और रूस, जो ईरान के सबसे करीबी सहयोगी माने जाते हैं, वे चाहते हैं कि प्रतिबंधों को लागू करने से पहले ईरान को और समय दिया जाए ताकि यूरोपियन देशों और अमेरिका से समझौता हो सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज फारबिसगंज के हवाई फील्ड मैदान में 9 जिलों के 5000 भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करेंगे। वे करीब 1 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। कार्यक्रम में गृह मंत्री कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारी का फीडबैक लेंगे और उनको विधानसभा चुनाव के लिए जीत की मंत्र देंगे। उनके आगमन को लेकर मैदान में जोर शोर से तैयारी चल रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। दिल्ली से सटे हरियाणा के सोनीपत में देर रात 1:47 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। कंपन इतनी तेज थी कि लोग घरों से निकलकर बाहर आ गए। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस भूकंप में अब तक किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई है। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई। विशेषज्ञों के अनुसार ये एक हल्का भूकंप माना जाता है, लेकिन अगर इसका केंद्र आबादी वाले इलाके के पास हो तो हल्के झटके भी लोगों में दहशत फैला सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कारण भारत की मुश्किलें बढ़ी हैं। इसने भारत में 1 करोड़ नौकरियों पर संकट खड़ा कर दिया है। दिग्गज अर्थशास्त्रियों को लगता है कि भारतीय इकोनॉमी को बचाने के लिए घरेलू मांग सबसे बड़ा सहारा है। देश के बड़े अर्थशास्त्रियों ने भारत के आर्थिक विकास को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने अमेरिका की ओर से लगाए गए बढ़ते टैरिफ और बदलती वैश्विक व्यापार व्यवस्था के कारण भारत के निर्यात पर पड़ने वाले प्रतिकूल असर पर रोशनी डाली है। भारत ने अफगानिस्तान में भूकंप से हुई तबाही के बाद दवाएं और दूसरी जरूरी चीजों की मदद भेजी है। राहत सामग्री से भरे 3 कैंटर चाबार के रास्ते अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंचे। इसके बाद इस सामग्री को भारतीय अफसरों ने अफगान अधिकारियों को सौंप दिया। भारत का ये कदम इसलिए अहम है क्योंकि चाबार पोर्ट को लेकर अमेरिका और भारत में तनातनी है। अमेरिका ने हाल ही में ईरान के चाबार बंदरगाह का संचालन करने पर प्रतिबंध का ऐलान किया था। भारत ने अमेरिका के धमकाने वाले अंदाज को नजरअंदाज करते हुए चाबार का इस्तेमाल किया। टॉप 10 में आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।